Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Wes Jamshed. Today's topic of discussion is properties of nerve fiber. आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे नर्व फाइबर के रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट वन है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है नर्व फाइबर की। सेकंड वन हम देखेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है और कैसे कंडक्शन होती है, जो नर्व फाइबर है कैसे उनकी कंडक्शन कैसे होती है। जो थर्ड पार्ट है उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे और फोर्थ जो है उसमें समेशन, अडॉप्टेशन और उसके अलावा ऑल एंड नन लॉ जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। जो इसमें सबसे पहले नर्व फाइबर होती क्या है और ये हमने पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो नर्व फाइबर का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी जो है उसको हम एक्साइटेशन भी कह सकते हैं। एक्साइटेशन क्या होती है? एक्साइटेशन जो है ये एक फिजिको केमिकल चेंज होती है विद इन दी नर्व फाइबर। जब भी कोई स्टिमुलस आएगा बाहर से, तो वो स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है वो बाहर से आए, लेकिन इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस अगर नर्व फाइबर के ऊपर आके उसको एक थ्रेशहोल्ड प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा और उसके अंदर कोई फिजिको केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा। फिजिको केमिकल चेंज का मतलब है कि एक फिजिकल चेंज भी प्रोड्यूस होगा, उसके अलावा केमिकल चेंज भी प्रोड्यूस होगा विद इन दी नर्व फाइबर, इसलिए इसको कहते हैं फिजिको केमिकल चेंज। और इससे जो है टिश्यू जो है वो जो स्टिमुलस है उससे टिश्यू जो स्टिमुलेट होगा और उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी या एक्साइटेशन। जो स्टिमुलस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टिमुलस कोई भी एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे कह सकते हैं उसको, जो कि टिश्यू को एक्साइट करने के लिए ज़रूरी है। कोई भी एक केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल चेंज हो सकती है, कोई केमिकल चेंज हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकती है। कोई भी टिश्यू को एक्साइट करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट जो कि एक टिश्यू को एक्साइट करता है उसको कहेंगे स्टिमुलस। और स्टिमुलस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने शायद पढ़ी भी हैं कुछ में। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे स्टडी करते हैं वो है क्रोनेक्सेन। क्रोनेक्सेन जो है ये एक पैरामीटर है जो कि यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि नर्व फाइबर की कंडीशन कैसी है। कोई भी नर्व फाइबर जो है उसके अंदर हमें कोई डैमेज हो चुका हो, तो उसको हमने अगर क्लिनिकली देखना हो कि नर्व फाइबर के अंदर कौन सा डैमेज हो चुका है, तो उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये पैरामीटर यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जब नर्व फाइबर की बात करें तो नर्व फाइबर को एक्साइड करने के लिए जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मसल्स की। बाकी टिश्यूज़ की बात करते हैं, जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, तो स्केलेटल मसल्स को अगर हम कंपेयर करें नर्व टिश्यू से, तो एक न्यूरॉन्स को एक्साइड करने के लिए जो थ्रेशहोल्ड यूज़ होता है वो थ्रेशहोल्ड जो है वो बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़। ये हो गया एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई भी अगर स्टिमुलस आया तो उसके अगेंस्ट रिस्पांस कैसे प्रोड्यूस होता है उसको देखते हैं। सो दो तरह के रिस्पांस प्रोड्यूस होते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस आएगा और वो नर्व फाइबर को आके स्टिमुलेट करेगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास एक स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ की बेस पे दो तरह के रिस्पांस प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहाँ तो वो जो हमारे पास स्टिमुलस है वो एक्शियल पोटेंशियल को जनरेट करेगा, या फिर क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल को जनरेट करेगा। एक्शियल पोटेंशियल को हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोटोनिक जो पोटेंशियल उसको लोकल रिस्पांस कहते हैं, लोकल पोटेंशियल कहा जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे पास फर्स्ट वन है, अभी फर्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल जो है, जब भी कोई स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस जिसका एडिक्वेट स्ट्रेंथ का थ्रेशहोल्ड उसके अंदर मौजूद होगा, मींस के एक स्टिमुलस आया और वो स्टिमुलस जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो नर्व फाइबर के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, तो उसको कहेंगे कोई भी इसमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? वो स्ट्रेंथ है जिसपे एक नर्व फाइबर जो है वो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको कहेंगे हम एडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। और इसको हम थ्रेशहोल्ड भी कहते हैं या मिनिमल स्टिमुलस भी कहा जाता है। ये मिनिमल स्टिमुलस इसलिए कहा जाता है कि ये लोएस्ट इसकी स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर एक नर्व फाइबर जो है वो एक्साइड होती है और उसके अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जो है ये एक प्रोपोगेटेड होता है, मींस के एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर के अंदर ये मूव कर सकते हैं।
सो एक्शन पोटेंशियल जो है, फर्स्ट जो हमारे पास रिस्पांस प्रोड्यूस होगा वो होगा एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, या नर्व इम्पल्स जो है उसका पास ऑन करना एक नर्व न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। सो उसके लिए जो हमारे पास स्टिमुलस है उसका मिनिमल स्टिमुलस स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमल स्टिमुलस या थ्रेशहोल्ड जो है वो अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो ये मिनिमल स्टिमुलस अचीव नहीं करता तो उस कंडीशन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और ऐसे जो हमारे पास ऐसी जो स्टिमुलस है जो कि मिनिमल स्टिमुलस से उसकी स्ट्रेंथ कम होती है उसको कहते हैं सबलिमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। तो वो ऐसी स्ट्रेंथ के ऊपर जो हमारे पास नर्व फाइबर है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाती। उसके इंटरनली जो है उसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, लोकली चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर पास ऑन नहीं कर पाती। सो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक न्यूरॉन के अंदर मिनिमल स्टिमुलस जो है उसको उसकी वजह से अगर स्टिमुलेट होता है न्यूरॉन तो उस या थ्रेशहोल्ड की वजह से न्यूरॉन, अगर एक न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होगा तो उस कंडीशन को कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। जो सेकंड हमारे पास रिस्पांस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। इसको हम लोकल पोटेंशियल भी कहा जाता है। जो सेकंड टाइप है, अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमल स्टिमुलस होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन अगर मिनिमल जो स्टिमुलस है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो स्टिमुलेट नहीं करा नर्व फाइबर, तो देन क्या होगा कि वो जो नर्व फाइबर है वो उसकी जो स्टिमुलस आया था जिसने उसको एक्साइट करना था उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी, और उसको कहते हैं हम सबलिमिनल स्टिमुलस। अगर सबलिमिनल स्टिमुलस एक न्यूरॉन को आके एक्साइट करेगा तो देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल है वो जनरेट होगा, और ये प्रोपोगेटेड नहीं होता। मींस कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर पास ऑन नहीं करता। लोकल जो एक न्यूरॉन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगी लोकली, लेकिन ये आगे प्रोपोगेट नहीं करता। मींस कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन इसके थ्रू नहीं जाती, नर्व इम्पल्स जो आगे पास ऑन नहीं होती। तो दो रिस्पांस भी हो सकते हैं, या तो नर्व एक स्टिमुलस जो है या तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा या फिर इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल को जनरेट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कैथी इलेक्ट्रोटॉनिक या एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। सो फर्स्ट वन जो है जिसको कैथ इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, अगर हम बात करें कोई भी नर्व फाइबर के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अगर स्टडी करना है कि एक नर्व इम्पल्स है उसके नर्व फाइबर है, उस नर्व फाइबर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा हमारे पास एनोड है। जो कैथोड है ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है उसको कहते हैं पोटेंशियल, जो हमारे पास द पोटेंशियल चेंज दैट इज प्रोड्यूस एट कैथोड उसको कहते हैं कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। कैथोड की वजह से इसको कैथ का वर्ड यूज़ किया गया है, और कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है इसको कहा जाएगा वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो कि कैथोड पे प्रोड्यूस होगा, वो पोटेंशियल चेंज जो कि कैथोड के ऊपर चेंज होगा प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल जो कि एनोड पे जनरेट होगा डेवलप होगा उसको कहेंगे एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। तो दो तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं यहाँ पे, कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल और एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, और ये कैथोड और एनोड की बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया। और जो हमारे पास कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो होता है यही आगे पास ऑन करता है नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जानी है, जो नर्व इम्पल्स ने मूव करना है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होना है, तो उसके लिए कैथ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र करता है आगे नर्व इम्पल्स को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स क्या होती है। एक्शन पोटेंशियल जो है ये एक नर्व इम्पल्स के अंदर अगर हम दो चीज़ें, अगर हमने स्टडी स्टार्ट नहीं की, मसल फाइबर को स्टडी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मसल फाइबर जो होते हैं उसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इस तरह से न्यूरॉन्स जो है उनके अंदर भी एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। जो एक्शन पोटेंशियल है एक न्यूरॉन के अंदर वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू दी मसल्स, जो मसल्स की तरह से बिल्कुल मसल की तरह जो है ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं इसमें आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वन है जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है एक न्यूरॉन के अंदर,
उसमें नर्व फाइबर के अंदर वो 9 - 70 मिली वोल्ट इसका इलेक्ट्रॉन इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो -70 मिली वोल्ट होता है। लेकिन अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो वहाँ पे -90 मिली वोल्ट जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर जो है होता है। जो फायरिंग लेवल है एक नर्व फाइबर के अंदर वो -55 मिली वोल्ट होता है, जबकि स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर जो फायरिंग लेवल है या फायरिंग थ्रेशोल्ड है वो -75 मिली वोल्ट होता है। और एंड डीपोलराइजेशन, जहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है और एक पीक आती है, उसका जो लेवल है नर्व फाइबर के अंदर कम होता है, +35 मिली वोल्ट है, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, +55 मिली वोल्ट। इसलिए जो है हम कहते हैं कि लेस कम थ्रेशोल्ड के ऊपर भी मसल फाइबर जो है वो एक्साइट कर सकता है इसको। एक नर्व फाइबर जो है कम थ्रेशोल्ड के ऊपर भी एक्साइट कर सकता है। सो एक्शन पोटेंशियल जो है या नर्व फाइबर को अगर कंपेयर करें एक न्यूरॉन के साथ, एक न्यूरॉन को और मसल फाइबर को, दोनों को के जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको हम अगर उसको स्टडी करते हैं कंबाइनली, तो उसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर जो है नर्व फाइबर का वो -70 मिली वोल्ट है, फायरिंग लेवल जो है वो -55 मिली वोल्ट है। और उसके अलावा जो डीपोलराइजेशन है जहाँ पे मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे पास नर्व फाइबर जो हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टेट आती है नर्व फाइबर की, उसमें +35 मिली वोल्ट जो है इसका प्रेशर डिफरेंस आता है। सो एक्सटर्नल पोटेंशियल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सॉन का पार्ट होता है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन का पार्ट है, वहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जो है स्टार्ट होता है जनरेट होना, और वही आगे पास ऑन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोटोनिक या लोकल पोटेंशियल। ये फर्स्ट वन था एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो है हमने स्टडी कर लिया, ये डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। जबकि अगर बात करें हम इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल की, सो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल जो है ये नॉन प्रोपिगेटेड है, मीन के ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मूव नहीं करता। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये जो न्यूरॉन्स के अंदर चेंजेस आ रही है, अगर एक न्यूरॉन के अंदर चेंज आ रही है तो वो दूसरे न्यूरॉन तक पास ऑन नहीं करती। और नर्व फाइबर जो है, और ये मोस्टली जो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल होता है ये सब लिमिनल स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस होता है। मीन्स के वो स्टिमुलस जो कि थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है उससे अगर कम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस होगा तो उससे इलेक्ट्रोटोनिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो सब लिमिनल या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स जो है वो पास ऑन नहीं करेगी। लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर जो है इसके अंदर स्लाइड चेंज करता है और इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करता है, और डीपोलराइजेशन स्टेट जो है उसको -7 मिली वोल्ट तक लेके जाता है। डीपोलराइजेशन जो है, अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन +35 पे जाके होती है, लेकिन यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्लाइड डीपोलराइजेशन होती है, -7 मिली वोल्ट तक ही जाता है। जो फायरिंग लेवल है वो रीच करते हैं ओनली स्लाइड डीपोलराइजेशन अगर अप टू -15 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे फायरिंग लेवल जो है -15 मिली वोल्ट तक जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं नेक्स्ट स्टडी, हमने एक जो टॉपिक स्टडी करना है इसके अंदर, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करनी है नर्व फाइबर की, वो है वोल्टेज क्लैंपिंग। क्या होती है वोल्टेज क्लैंपिंग? जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और एक मसल फाइबर के अंदर जो है कोई भी चेंज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको कोई भी अगर चेंज प्रोड्यूस हो रही है एक नर्व फाइबर के अंदर, उसको चेंज को प्रोड्यूस करना है हमने, तो उसके लिए वोल्टेज क्लैंपिंग एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जो कि एक न्यूरॉन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है और उसको कंट्रोल करता है। और इसके वोल्टेज क्लैम्प जो है एक टेक्निक कह सकते हैं इसको, ये पैच क्लैम्प टेक्निक भी कहा जाता है इसको। और इसके अंदर जो है नर्व फाइबर के ऊपर एक आयनिक करंट को जो एक आयनिक करंट है किसी नर्व फाइबर के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर, उसको मेजर करते हैं और एक डिज़ायर वोल्टेज तक जो मेम्ब्रेन प्रेशर है उसको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है वोल्टेज क्लैंपिंग। ये एक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे आप किसी भी मेम्ब्रेन को, किसी भी नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। सो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? सो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व फाइबर्स के अंदर। जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं वो नॉर्मली ओपन होते हैं एंड वो क्लोज भी होते हैं। नॉर्मली जो है ओपन क्लोज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विद इन सेल। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेल चार्ज होते हैं सेल के अंदर, न्यूरॉन के सेल के अंदर,
और उससे जो है ये चैनल्स जो हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं ये ओपन भी और क्लोज भी होते रहते हैं। सो इसको स्टडी करने के लिए अगर हमने स्टडी करना है वोल्टेज क्लैम्पिंग को, तो उसके लिए हमें जो आयंस की चेंजेस है, आयन इन्फ्लक्स है, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे जो है हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो कौन कौन से, इसमें एक तो आयन फ्लक्स जो है, बोथ द आयन फ्लक्स एंड मेम्ब्रेन प्रेशर आर इनरिलेटेड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आयन फ्लक्स है, मींस के जितने आयन मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर, उसका और मेम्ब्रेन प्रेशर का आपस में एक लिंक है। अगर तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो मूव करेंगे तो इसमें डिपोजिशन और हाइपरपोजिशन की तरफ या रेस्टिंग स्टेट की तरफ हमारा जो नर्व फाइबर है वो मूव करेगी। उसके अलावा जो है डिफरेंस इन मेम्ब्रेन प्रेशर वुड लीड टू डिफरेंस इन दी आयन फ्लक्स। तो अगर मेम्ब्रेन प्रेशर चेंज होता है, किसी भी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है, सेल जो नर्व फाइबर है उसका पोटेंशियल अगर चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो आयन का इन्फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, वो डिफ्रेंशिएट होगा, डिफरेंस होगा। तो इसको हम वोल्टेज क्लैम्पिंग एक टेक्निक है जिससे हम कोई भी नर्व फाइबर को, जो नर्व फाइबर के अंदर मसल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से जो है आयन की चेंजेस की वजह से उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें इक्विपमेंट में क्या क्या होता है, यहाँ पे इक्विपमेंट को स्टडी करने के लिए मैं आपको एक फिगर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस फिगर को अपने स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास ये काम कैसे करता है। सो आप इसके अंदर जो वोल्टेज क्लैम्प टेक्निक है, इसके अंदर तीन मेन यूनिट है यहाँ पे। एक तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट वन है रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। उसके अगर हम देखें थर्ड वन, तो उसमें आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं करंट जनरेटर। और दरमियान में जो है फीडबैक एम्पलीफायर। ये तीन चीज़ें हैं जो कि वोल्टेज क्लैम्प एक मशीन को बनाती हैं। और नीचे आप देखेंगे तो एक जोन है, बेसिकली नर्व फाइबर को दिखाया गया है। तो ये चार चीज़ें बेसिकली नर्व फाइबर को एक्साइड करने के लिए, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेशर है उसको चेंज करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये इसको कहते हैं वोल्टेज क्लैम्पिंग। ये मेथड वोल्टेज क्लैम्पिंग जो है ये टोटल एक इंस्ट्रूमेंट है। सो इसमें फर्स्ट वन जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर है, सेकंड वन है फीडबैक एम्पलीफायर और थर्ड वन है हमारे पास करंट जनरेटर। अब जो हमारे पास रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर है वो वोल्टेज जो भी वोल्टेज होगा सेल न्यूरॉन्स के अंदर, ये न्यूरॉन आपको दिखाया गया नीचे एक्सॉन, इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेजर करता है कौन, रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर इसको मेजर करता है। सो दो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट वन जो है एक्स्ट्रासेलुलर रेड कलर का दिखाया गया नीचे, एक एक्स्ट्रासेलुलर और दूसरा इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर तक जाता है और दूसरा जो एक्स्ट्रासेलुलर है वो सेल के बाहर मेम्ब्रेन तक इंसर्ट होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर इंसर्ट होता है। सो दूसरा वन जो है, जो रेड वन आपने देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, वो इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर जो इलेक्ट्रोड है वो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर तक इंसर्ट करते हैं। सो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं एम्पलीफायर के, और ये कनेक्ट होते हैं टू दी एम्पलीफायर। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं रेड, और ये दोनों रेड जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोड, ये दोनों एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होते हैं। और एक्स्ट्रासेलुलर जो इलेक्ट्रोड है उसको बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे रखते हैं, जबकि इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोड है उसको सेल नर्व इम्पल्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास है करंट जनरेटर या सिग्नल जनरेटर भी कहा जाता है। करंट जनरेटर एक कह सकते हैं एक हमारे पास एक बैटरी के तौर पे काम करता है जो कि रेजिस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल जो है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो न्यूरॉन है उसके अंदर रेजिस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल जो है उसको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो करंट सिग्नल जनरेटेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट आर पास इनटू दी नर्व फाइबर थ्रू अ करंट इलेक्ट्रोड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक करंट जनरेटर जो है उसके साथ एक रेड लाइन दिखाई गई रही है। ये लाइन आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड है जो कि जिसको हम करंट इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रोड का नाम भी लिखा हुआ है। ये बैटरी जो है, बैटरी से इलेक्ट्रोड आता है और ये न्यूरॉन के अंदर तक मूव करता है, उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रोड। यहाँ से करंट जो है पास करती है, बैटरी में से करंट पास करती है विद इन दी न्यूरॉन, नर्व फाइबर के अंदर पास करती है। ये दो पार्ट्स हो गए। और तीसरा जो पार्ट है वो फीडबैक एम्पलीफायर है। फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर जो रिकॉर्ड करेगा, इम्पल्स को रिकॉर्ड करेगा, वो इम्पल्स की रिकॉर्डिंग जो जाएगी फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा। अगर तो जो इम्पल्स है वो स्ट्रांग नहीं है इतनी,
तो वो क्या करेगा, फीडबैक एम्पलीफायर क्या करेगा, वो करंट जनरेटर को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आप करंट को इंक्रीज करना है, और करंट इंक्रीज होगी और वो पास करेगी न्यूरॉन के अंदर। जब न्यूरॉन के अंदर पास करेगी तो जो न्यूरॉन है वो एक्साइट करेगा। सो एक्साइटेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है ये टोटल। तो फीडबैक एम्पलीफायर का काम क्या है, इसने फीडबैक एम्पलीफायर ने रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से इंफॉर्मेशन लेनी है, इसको एनालाइज करना है, और इसको जो सिग्नल है नेक्स्ट भेजने हैं करंट जनरेटर के अंदर। करंट जनरेटर क्या करेगा, इस आप जब जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक करंट जनरेटर जो है, अगर तो एम्पलीफायर ने अगर ये इंफॉर्मेशन भेजी है कि करंट को इंक्रीज करना है, तो इसमें क्या होगा, करंट जनरेटर क्या करेगा, आप जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से करंट जो है पास करेगी इनटू दी न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर पास करेगी, और करंट की वजह से जो न्यूरॉन है वो एक्साइट करेगा, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और उसको रिकॉर्ड करेगा रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। इसके बाद आता है नर्व फाइबर, जो कि यूज़ की जाती है वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए। तो अगर पहले की बात करें तो पहले जो लोग थे, जब स्टार्ट में ये नर्व फाइबर्स को एक्साइट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए जो नर्व फाइबर यूज़ की जाती थी उसको कहते हैं जाइंट एक्सॉन। ये मोस्टली एक स्क्विड एक फिश है, वहाँ उसके ये एक्सॉन जाइंट एक्सॉन को रिमूव किया जाता था और उसको टेस्ट किया जाता था। वोल्टेज क्लैंपिंग जो है उसके ऊपर यूज़ की जाती थी उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अब जो है ह्यूमन नर्व फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन करके सर्जिकल प्रोसीजर से अब आप किसी भी वोल्टेज क्लैंपिंग को उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमन नर्व फाइबर्स के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ये फर्स्ट वन था हमारे पास एक्साइटेशन। कनेक्टिविटी जो है वो सेकंड पार्ट है। कनेक्टिविटी का मतलब है कि एक नर्व फाइबर के अंदर अगर एक्साइटेशन प्रोड्यूस हो रही है, सो नर्व फाइबर ने क्या करना है, वो इम्पल्स को एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर तक पास ऑन करना है, और एक स्टिमुलस जो है उसको एक एरिया से दूसरे एरिया तक पास ऑन करना है, इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। सो एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हो रहा था नर्व फाइबर के अंदर, उसको एक इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास करना कनेक्टिविटी को कहता है। और अगर न्यूरॉन्स की हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन्स के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास करती है और यूनिडायरेक्शनली पास करती है, ये वापस नहीं आती। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में स्टडी करेंगे तो नर्व इम्पल्स जो है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है बल्कि मल्टी डायरेक्शनल है। सो ये दोनों डायरेक्शंस के अंदर आगे भी जा सकती है और पीछे भी बैक भी मूव कर सकती है नर्व इम्पल्स। लेकिन ह्यूमंस के अंदर अगर हमारी बॉडी की बात करें, नेचुरल बॉडी की बात करें, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो एक ही तरफ नर्व इम्पल्स को कनेक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स को, यूनिडायरेक्शनल नर्व इम्पल्स को कनेक्ट करवाते हैं। आगे हमारे पास आता है सॉलिटरी कनेक्शन। सॉलिटरी कनेक्शन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसी कनेक्शन जिसमें नर्व फाइबर जो है, जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करती है नोड टू नोड। नोड टू नोड अगर तो जंप कर रही है, नोड रफ नर्वियर आपने पढ़ा होगा, पहले भी बताया मैं आपको कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके माइलिन शीट मौजूद होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती हैं उनके ऊपर माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है, और दो माइलिन शीट के दरमियान में कुछ स्पेस मौजूद होती है, इसको कहते हैं रोड ऑफ रैनवियर। यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है पिक्चर, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो हमारे पास नीचे फिगर है, ऊपर जो फिगर है आपको देख सकते हैं उसके अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं है। लेकिन जो नीचे बी पार्ट है, बी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे माइलिन शीट मौजूद है, और इसके अंदर जो स्पेस मौजूद है, दोनों दो माइलिन शीट्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद है उसको कहते हैं रोड ऑफ रैनवियर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब सॉलिटरी जो हमारे पास कनेक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन्स के रोड ऑफ रैनवियर से दूसरे रोड ऑफ रैनवियर तक मूव कर रही होती है, मीन के नोड टू नोड जंप करती है, इसलिए इसको कहते हैं सॉलिटरी कनेक्शन। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी नर्व इम्पल्स है वो बहुत फास्टली पास ऑन करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब पास करना है उसने तो उसकी कनेक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। अगर नॉर्मल अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करते हैं तो उसके कंपेयर में माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर जो कनेक्शन है वो 50 टाइम फास्टर होती है, मीन्स कि 50 गुना ज़्यादा स्पीड से ये पास ऑन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व फाइबर। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है ये फास्टर क्यों होती है, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो पास ऑन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नोड टू नोड जंप कर रहा है, रोड ऑफ रैनवियर के ऊपर नोड टू नोड जंप करता है, और ये डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करता बल्कि जंप करके जो है
फास्टली मूव करता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो पास ऑन होता है। कनेक्शन बहुत फास्ट होती है साटोटोरी न्यूरॉन्स के अंदर, कनेक्शन के अंदर। सो इसके अंदर क्या होगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं एक तो इनके अंदर अगर माइलिन, इसके अंदर माइलिन शीट जो मौजूद है एक न्यूरॉन के ऊपर, वहाँ माइलिन शीट जो है इसके थ्रू आयंस जो है वो पास ऑन नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो चैनल्स हैं जो कि सोडियम चैनल्स मौजूद होते हैं वो नोड के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पे नोड जो होती है, नोड ऑफ एनवियर जो है, जो खाली पार्ट होता है, जो बेयर पार्ट है जहाँ से नोड टू नोड मूव करना है न्यूरॉन्स ने, न्यूरॉन ने जंप करना है, तो वहाँ पे सोडियम चैनल मौजूद होते हैं। सोडियम जो होती है वो एंटर करती है सेल के बाहर से सेल के अंदर तक, मीन के जो एक्सटर्नल फ्लूइड है ईसीएफ से नर्व फाइबर के अंदर मूव करेगी सोडियम आयंस। जैसे सोडियम आयन मूव करेंगे तो उससे जो है कंडक्शन होती है प्रोड्यूस, और इस वजह से नोड ऑफ एनवियर में माइलिन शीट जो है जहाँ पे एब्सेंट होगी तो वहीं पे जो सोडियम आयंस है मूव करेंगे सेल के अंदर और इसके थ्रू जो है कंडक्शन होगी नर्व फाइबर्स की। ये हो गया हमारे पास सॉलिटरी नर्व फाइबर कनेक्शन। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें नर्व फाइबर जो है वो बिल्कुल रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती। ऐसा अगर स्टिमुलस आ भी रहा है, स्टिमुलस के होने के बावजूद कोई भी स्टिमुलस आ रहा है अगर बाहर से, लेकिन वो जो नर्व फाइबर है वो उस टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल भी स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं करती, रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब ऐसा ही है जैसे आप कह सकते हैं कि कोई मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं, 1 घंटा यूज़ करते हैं, तो वो घंटा यूज़ करने के बाद वो 10 मिनट के लिए बंद हो जाती है और वो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो काम नहीं करती बिल्कुल। और उस टाइम पीरियड के अंदर क्या है, वो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। मीन्स कि उसने अब काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद दोबारा वो काम करेगी। वो टाइम पीरियड जिसमें नर्व फाइबर जो है कंडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, इवन के स्टिमुलस भी पीछे से आ रहा है लेकिन फिर भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है उसके आगे 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट का मतलब है कि नर्व फाइबर जो है इस पीरियड के दौरान नर्व फाइबर जो है ये बिल्कुल रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, चाहे जितना मर्जी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस हो, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्यों ना हो, लेकिन नर्व फाइबर ने बिल्कुल रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करना, कोई रिडक्शन नहीं होनी नर्व फाइबर के अंदर, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। मीन्स के आपका स्टिमुलस चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन नर्व फाइबर ने बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करना। जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर क्या होता है कि नर्व फाइबर जो है एक रिस्पांस शो करती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम तक जाना होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर प्रोड्यूस करते हैं स्टिमुलस की, एक स्टिमुलस आया है और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ नर्व फाइबर को आके एक उसको उसको आके रिस्पॉन्ड, उसको आके स्टिमुलेट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो नर्व फाइबर है वो स्टिमुलेट होगी, उसको कहेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। मीन्स के जो स्टिमुलस है उसका हाईएस्ट होना जरूरी है, मैक्सिमम होना जरूरी है। मैक्सिमम से अगर कम स्टिमुलस होगा तो देन वो रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर मैक्सिमम स्टिमुलस आता है पीछे से और वो नर्व फाइबर को अगर स्टिमुलेट करता है तो उस कंडीशन के अंदर अगर नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है उसको कहेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। और जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना स्टिमुलस हो। तो दो टाइप्स है हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड की, एक है हमारे पास एब्सोल्यूट और दूसरी हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट आ गया था सबमिशन। सबमिशन का क्या मतलब है, सबमिशन का मतलब है कि व्हेन दिस सबलिमिनल स्टिमुलस इज अप्लाइड नर्व फाइबर डज नॉट गिव एनी रिस्पांस बिकॉज ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलस इज टू वीक। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो स्टिमुलस है जब तक वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होगा, मीन के लिमिनल मिनिमल स्टिमुलस नहीं होगा, उस वक्त तक जो है नर्व फाइबर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होती। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है वो अगर कम होती है मिनिमल स्टिमुलस से अगर कम होगी तो उसको कहेंगे हम सबलिमिनल स्टिमुलस। सबलिमिनल स्टिमुलस जो होता है वो बहुत वीक होता है और वो एज सच रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबलिमिनल स्टिमुलस जो हैं वो एकदम से एक ही टाइम के अंदर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो मिलके एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं, तो देन क्या होगा, जो नर्व फाइबर है वो उनके कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो नर्व फाइबर है उसके अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा और उसको कहेंगे हम सबमिशन।
इसका मतलब ऐसे ही है कि आप एक बंदा जो है उसको अगर एक एक आपने कोई चीज़ उठानी है, कोई भी आपने एक वन पर्सन है, उसने कोई ईंट उठानी है, आपने कोई वजनी चीज़ उठानी है, और वो एक पर्सन जो है उसकी में पावर नहीं है उठाने की, तो वो उठा नहीं सकेगा उस चीज़ को। लेकिन उसी पावर के दो या तीन बंदे मिलके उस ईंट को उठाते हैं, वो सामान को उठाते हैं, तो वो मिलके वो उस चीज़ को उठा लेंगे, क्योंकि उन तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो कंबाइन हो गई है। सो इस तरह से ऐसे ही होता है कि अगर शॉर्ट पीरियड के अंदर, स्मॉल टाइम के अंदर जो है 0.5 मिली सेकेंड जो है, 0.5 मिली सेकेंड के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा सब लिमिनल स्टिमुलस जो हैं वो एकदम से अप्लाई होते हैं किसी नर्व फाइबर के ऊपर, तो वो तीनों मिलके क्या करेंगे, उस नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर देंगे। अकेला वो स्टिमुलस जो है वो तो एक्साइट नहीं कर पाता, वो तो उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर दो या तीन मिलके अगर उसको एक्साइट करते हैं एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो मिलके उसके अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस कर देंगे। उसको कहते हैं हम समेशन। समेशन का मतलब है कि आप इकट्ठे मिलके जो है वो उसको, तीन है उनके स्ट्रेंथ बहुत कम है, वीक हैं, लेकिन तीनों वीक होने के बावजूद तीनों मिलके क्या करें, उसको रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इकट्ठे मिलके उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कंबाइन हो जाती है, और वो वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो एक रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको कहते हैं समेशन। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडॉप्टेशन का मतलब ये है कि आप एक नर्व फाइबर को बार बार स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हो, और प्राइस स्टिमुलस आया है उसे नर्व फाइबर को आके स्टिमुलेट किया है, और एक ही नर्व फाइबर को आप बार बार स्टिमुलेट कर रहे हो बार बार, तो एक टाइम आएगा, फर्स्ट वन जो है वो स्टिमुलस बहुत बहुत फास्टर होगा और वो बहुत जल्दी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो नर्व फाइबर जो है वो ड्रॉप्ड हो जाती है। ड्रॉप्ड होने का मतलब ये है कि वो उस स्टिमुलस की वजह से दोबारा एक्साइट नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास नर्व फाइबर होती है वो रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती अगर उसको बार बार एक्साइट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को एक थप्पड़ लगाते हो तो फर्स्ट टाइम तो वो डर जाएगा, दो बार लगाएंगे डर जाएगा, तीन बार लगाएंगे तो डर जाएगा, लेकिन अगर उस बच्चे को आप रोज़ मारोगे तो एक वक्त आएगा कि उसको डरना, वो उसके जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं अडॉप्टेशन। इसी तरह से नर्व फाइबर भी, अगर एक नर्व फाइबर को फर्स्ट टाइम एक्साइट करेंगे तो वो बहुत स्ट्रांगली एक्साइट होगा, रिस्पांस बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन उसको उस नर्व फाइबर को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, वो स्टिमुलस बार बार आ रहा है और उस नर्व फाइबर को आके स्टिमुलेट कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि नर्व फाइबर जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, लॉन्गर टाइम के लिए रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, और उसको कहते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन की वजह क्या होती है कि फर्स्ट टाइम नर्व फाइबर जो होती है जब स्टिमुलस आता है तो डिपोजिशन होती है, लेकिन और इस कंडीशन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, और जो कंटिन्यूसली जब आप डिपोजिशन करेंगे, एक फर्स्ट टाइम तो वो डिपोजिशन हो चुकी है, लेकिन कंटिन्यूसली जब करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम चैनल जो है वो ओपन होना बंद हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जो इफ्लक्स होगा पोटेशियम चैनल्स का, पोटेशियम चैनल सेल से बाहर निकल जाएंगे, और सोडियम चैनल्स जो ओपन होने थे वो ओपन नहीं होते, क्योंकि वो अब बार बार उस स्टिमुलस, एक बार सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम इन्वर्ट गई है, दूसरी बार ओपन होते हैं, दो बार तीन बार, लेकिन बार बार जब आप ऑक्साइड करेंगे उसको तो सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम चैनल ओपन नहीं होते, और पोटेशियम चैनल्स जो वो ओपन रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सेल में से पोटेशियम जो है बाहर निकल जाता है, और इस कंडीशन में क्या होगा, नर्व फाइबर जो है वो डीपोलराइज नहीं हो पाती, और इस कंडीशन को कहते हैं हम अडॉप्टेशन। आगे नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है एक नर्व फाइबर की, वो होती है ऑल एंड नन लॉ। ऑल एंड नन लॉ का मतलब ये है कि नर्व फाइबर जो है, अगर आप स्टिमुलेट करते हो किसी नर्व फाइबर को, तो वो मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करती है या बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती। कोई भी नर्व फाइबर है, जब उसको आप स्टिमुलस देते हो, मिनिमल स्टिमुलस देते हो आप किसी नर्व फाइबर को, तो उस नर्व फाइबर के अंदर यहाँ तो मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑल एंड नन लॉ। ऑल का मतलब है मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, नन का मतलब है बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऑल एंड नन लॉ का मतलब ये है कि आपका नर्व फाइबर को जब भी आप स्टिमुलस आता है, वो नर्व फाइबर को अगर स्टिमुलेट करता है, तो या तो स्टिमुलस जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम, या बिल्कुल भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। ये टोटल टॉपिक था आज का। आप इस जो मेरा आज का टॉपिक था, जो आज वीडियो है उसको आप जब आप देखेंगे उसके बाद आप जो क्वेश्चंस आपके वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक करना ना भूलिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।